नाम है आपका? मनीष। ओके, तो सर कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अच्छा हो गया। जी, कौन सा बोर्ड था सर? संजय वर्मा सर। अच्छा, लगभग कितने मिनट चला होगा इंटरव्यू? हाफ आवर आई थी। ओके ओके। सर ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम कौन सा है? मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है और इंग्लिश मीडियम है। फर्स्ट इंटरव्यू, फोर्थ मेन हो, फोर मेन्स। अच्छा, 4 मेंस का एक्सपीरियंस है सर हाँ को और ये पहला इंटरव्यू है। हाँ। ओके, तो सर जब आप एंटर करते हैं पैनल के सामने तो किस सवाल से शुरुआत होती है आपके इंटरव्यू? डिपेंड करता है, शायद आपका इंट्रोडक्शन पूछ लें, बट मेरे केस में क्या हुआ था कि दे डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन ऑन देयर बेसिस कि जो उनको पूछना है, तो डायरेक्टली सेम टॉपिक पे जो होना है उस पे आ गए थे। अच्छा, ओवरऑल कितना मतलब कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? हाफ आवर के रहा ओके, हाँ, हाफ आवर के 30 मिनट 30 से 35 मिनट चला होगा हाँ लगभग। हाँ। ओके, एंड सर एक और चीज़ ये रहती है कि ज़्यादा पोर्शन किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में? डेप्थ से, करंट अफेयर्स से या फिर आपकी हॉबीज से या कोई और पोर्शन से? एज सच कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेन क्या था कि मेरे से तो पूछ लिया था कि कहाँ से पूछना है। अच्छा। तो मेरा बॉटनी बैकग्राउंड है, तो उसके बेसिस पे और रिमेनिंग जो गवर्नमेंट सर्विसेज ईपीएफओ के बेस पे, मैं ईपीएफओ में हूँ, तो उसके बेस पे पूछा। अच्छा, मतलब आपका जो सर्विस है वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए आपसे? हाँ हाँ। मेरे से खुद ही पूछ लिया था उन्होंने अच्छा, अच्छा। कि क्या पूछें हम आपसे, ओके, ओके। कोर्डियल इस टाइप का था। ओके, सर आपने 4 बार मेंस लिखा है तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और 2025 का प्रीलिम्स जस्ट नज़दीकी है। तो मैं आपसे स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा कि 2025 की जो प्रीलिम्स में जो अब की बार बैठ रहे हैं बच्चे, वो किस तरह से तैयारी करें, कैसे फोकस करें ताकि उनका प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो जाए? प्रीलिम्स का तो बेसिकली सबसे पहले तो पीवाईक्यू है। जी। पीवाईक्यू के बेस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। पीवाईक्यू में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ का प्रॉब्लम आ जाता है कि कितने डेप्थ में कोई टॉपिक पढ़ना है। ओके। तो अगर कोई क्वेश्चन, मतलब किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-15 साल, एटलीस्ट 10 साल तो देखना ही है, तो वहाँ पे कितने डेप्थ में पूछा है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी डेप्थ को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मगअप कर लेते हो मैगजीन इतना सब, बट उसमें इशू यही आ जाता है कि अ, आपका क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आपको कम पढ़ना है, बट वही पढ़ना है जो पीवाईक्यू में था, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ना है। ओके, एंड सर एक और चीज़ ये रहती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि भैया मैं प्रीलिम्स में जो है स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करूँ या फिर करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करूँ? तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या बराबर वेटेज देना चाहिए दोनों चीज़ों को? आपको तैयारी जब शुरू करते हो, तो आपको 6 महीने देने हैं, 1 साल देना है, तो आपको पूरा स्टैटिक पूरा पता होना चाहिए। जी। क्योंकि शुरू में करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा, तो स्टैटिक तो आप, कुछ लोगों का कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे वहाँ पे गलत नहीं होंगे, मुझे श्योर है। तो 1 या 2 सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो आपके बिल्कुल श्योर है। तो स्टैटिक पे सबसे ज्यादा कमांड होना चाहिए, फिर करंट अफेयर तो आपको करना इजी होगा उसके बेसिस पे। तो करंट अफेयर फिर आपको कर सकते हो 40%, मतलब, पर स्टैटिक 50% 60% तक देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 60% 40% करंट अफेयर। सर एक और चीज़ टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक्चुअली में क्योंकि उसी से प्रैक्टिस होती है। लेकिन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता टेस्ट सीरीज को किस तरह से उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है वो उनकी प्रीलिम्स को क्रैक करने में। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज 2021 में की थी, उसके बाद मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज का रोल इतना होना चाहिए कि जो पीवाईक्यू आए हैं उसके बेसिस पे वो कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, किस लेवल का बना रहे हैं। पर अगर वहां पे आप मार्क्स देखोगे कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मार्क्स का रोल नहीं है। जस्ट गेन करो 10, 20, 30 जितना आप कंफर्टेबल हो। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर टेस्ट दे सकते हो, वो टेस्ट दो। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर वाला पार्ट और स्टैटिक वाला पार्ट आपको समझ आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। बट उसके मार्क्स को नहीं लेना है। मार्क्स आपके 140 भी आ जाते हैं, मेरे 140 आए थे एक बार मॉक में, उस बार मेरा हुआ नहीं। और जब मेरे 50 आए थे मॉक में, तो मेरा हो गया प्रीलिम्स। तो नॉलेज को लेना है, क्योंकि पेपर कहीं से भी बन सकता है, पर यूपीएससी का हमेशा स्टैंडर्ड पेपर होता है। स्टैंडर्ड हर सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉक को बस नॉलेज बढ़ाने के लिए लेना है, और कोई रोल नहीं है मॉक का। क्या एनसीईआरटी आज भी रिलीवेंट है या उनको स्किप कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटीज़ पढ़ी ही नहीं है। तो क्या एनसीईआरटीज़ को छोड़ देना चाहिए आज के टाइम में या फिर अभी भी रिलीवेंट है? सब्जेक्ट बेस पे, अगर आपका कोई सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनका साइंस वीक होता है, तो वो पढ़ सकते हैं उसको। साइंस वालों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक आपका वीक है वहां पे आप एनसीईआरटी जा सकते हो।
बट कुछ 11-12 की एनसीईआरटी है, दे आर मस्ट, लाइक ज्योग्राफी का एनसीईआरटी इज मस्ट। बाकी आप पॉलिटी आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत से चीजें हो जाती हैं, मतलब आपका बेस बन जाता है। पॉलिटी लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, ज्योग्राफी नहीं आती है। इकोनॉमी में आप अगर 12th क्लास की बुक पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की, तो वो आपके सर के ऊपर से जा सकती है। तो इकोनॉमी में अच्छे टीचर्स हैं, वो पढ़ सकते हो। पर एनसीईआरटी मुझे लगता है जो वीक है, और ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शन है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस लास्ट में मैं आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच और जानना चाहूंगा कि उसकी स्ट्रेटजी किस तरह होनी चाहिए और आप क्या अप्रोच फॉलो करते हैं ताकि ज्यादा नंबर गेन किए जा सके मेंस में। देखो यार, मेरे को तो समझ के ऐसा आया है कि फेल होता गया 3 बार, नहीं हुआ, फिर इस बार शायद आया समझ कि ये करना है। जी बट वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, उसको आप जितना करोगे, सब बताते हैं, कुछ लोगों के आ जाते हैं बिना प्रैक्टिस के मार्क्स, बट मेजोरिटी का तो यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि 1 साल पहले जो आंसर लिखा था और 1 साल के बाद जो आंसर लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है, और क्या डालना है, कमेटी डालनी है, रिपोर्ट डालनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल डालना है, वो खुद समझ आ जाता है। बस पेन उठा लो और लिखना शुरू लिख कर दो बस। लेकिन आपको क्या लगता है क्या कहाँ गलतियां रही पिछले अटेम्प्ट्स में आपके में मींस क्लियर नहीं हो पाया, आपकी बार पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं आप जैसा आपने बताया, तो क्या कुछ गलतियां रही थी और जिसकी वजह से इस बार आप मींस क्लियर कर पाए। देखो 5 साल हो गए मुझे, तो पहले तो मैं 5 साल से जॉब में हूँ। तो पहले 2 मेंस में तो मुझे पता था कि मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है जिस लेवल तक होना चाहिए, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो एक मेंस जनवरी में हो गया और एक मेंस फिर सितंबर में हो गया, तो टाइम भी कम मिला। तो उन 2 मेंस में तो समझने का मौका ही नहीं मिला कहाँ गलती की। पर 23 वाले मेंस ने मुझे बताया कि कहाँ करना है, तो मेरा जीएस बहुत स्ट्रांग हो गया उसकी वजह से। बट ऑप्शनल, उस टाइम ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आए, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि कभी जीएस में बहुत अच्छे ले आओगे पर ऑप्शनल में नहीं आएंगे मार्क्स तो भी नहीं होगा। आपको दोनों बैलेंस करके चलना है कि उसमें भी एक डिसेंट मार्क्स आ जाए, 250 प्लस तो एटलीस्ट ऑप्शन में होना चाहिए, और बाकी जीएस में एक जो एवरेज मार्क्स तो आते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के, वो आना चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। कभी जीएस को ज्यादा टाइम दे देते हैं, कभी बॉटनी को, सॉरी ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दे देते हैं, बट इक्वल टाइम देना है। यू हैव टू मैनेज। और ऑप्शनल अगर प्रीलिम से पहले हो जाए तैयार, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग प्रीलिम्स में फंस जाते हैं, उनको लगता है पहले प्रीलिम्स कर ले। जी 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 बट मेंस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, शायद मेरे साथ गॉड का ब्लेसिंग है कि मुझे 4 बार मौका मिल गया। जी बट मेंस एक ऐसी चीज है, वो लिखने को नहीं मिलती है। प्रीलिम्स में आज भी सबसे टफेस्ट एग्जाम मानूंगा 5 बार निकालने के बाद ही, ओके ओके क्योंकि उसको निकालना, तो मेंस हमेशा रेडी होना चाहिए। जब भी मौका मिले बस वो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं होता है बट ऐसा अप्रोच करना चाहिए। जी जी तो आप ये कह रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ हाँ। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो प्रीलिम से मत डरो, ठीक है। पीवाईक्यू को जितना अच्छे से एनालाइज कर पाओगे वो देख लो। प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा अगर पीवाईक्यू अच्छे से देखा है तो, और उसी के बेस पे स्टडी की है तो यही मेंस के लिए है पीवाईक्यू। ये 2 चीज बस यूपीएससी में वही चाहिए, पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, उस पर पकड़ बनाओ और आप पहुंच जाओगे जहां तक आपके अंदर कैपेबिलिटी है। जी जी तो आई थिंक ओके सर, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।